नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह साइंस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्न, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज का हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार साइंस जी के सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें 20 प्रश्न हैं, आप लोग बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें प्रकाश संकेत बहुत कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक भेजे जाते हैं। इसका उपयोग इंटरनेट, चिकित्सा और संचार प्रणाली में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतले कांच या प्लास्टिक से बनाया जाता है। इस चीज ध्यान रखिएगा, दूरसंचार में इसका अत्यधिक उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्रव की बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। आपसे पूछा है कि द्रव की बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। इसी कारण पानी की बूंद गोलाकार दिखाई देती है। द्रव की सतह पर अणुओं के बीच आकर्षण बल पृष्ठ तनाव उत्पन्न करता है। साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आपसे पूछा है कि एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यह खगोलीय दूरियां मापने की इकाई है। तारों और आकाशगंगाओं के बीच दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश की चाल जो होता है वो मीटर इंटू सेकेंड होता है। एक लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या कितना होता है यह भी बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेटस होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। इसका मुख्य सूत्र जो है धूप है, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, दूध है। चलिए विटामिन और उसके रासायनिक नाम एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, यह अभी हम लोग पढ़े हैं। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के इसका रासायनिक नाम क्या है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। आप पूछा गया प्रश्न है तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है या आवश्यकता अनुसार कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है। इसका मुख्य कार्य एक समान तापमान बनाए रखना है। इससे बिजली की बचत भी होती
होती है। रेफ्रिजरेटर उष्मा को बाहर निकालकर अंदर ठंडक पैदा करता है। रेफ्रिजरेट गैस का उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है। आपसे पूछा कि एक्वारेजिया यानी अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:1 होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। इसमें HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। या सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी घोल सकता है। एक्वारेजिया का अर्थ होता है रॉयल वाटर होता है। एक्वारेजिया अत्यधिक संक्षारक होता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो प्रतीक होता है AU होता है और प्लेटिनम का जो होता है PT होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉशिंग सोडा का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा कठोर जल को मृद बनाने में सहायक होता है। अस्थायी कठोरता उबालने से दूर की जाती है। हार्ड वाटर में साबुन से झाग कम बनता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। आपसे पूछा है किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों A और B में यानी कि ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु होते हैं, वे भी धात्विक चमक प्रदर्शित करते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। आयोडीन बैंगनी रंग की वाष्प बनाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। डायमंड भी कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा है कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक के विखंडन पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर करता है। इसमें भारी परमाणुओं का विभाजन कर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में श्रृंखला अपक्रिया होती है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। ऊर्जा की SI इकाई क्या है, तो ऊर्जा की SI इकाई जूल है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा किनको अलग करती है। आपसे पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा किनको अलग करती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं को अधातुओं से, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। इस रेखा के आसपास पाए जाने वाले तत्व उपधातु कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु के उदाहरण हैं। धातुएं सामान्यतः विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो हेनरी मोसले हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में लालत कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में लालत कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है। RBC का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि एलिसा टेस्ट जो होता है वह किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा टेस्ट का उपयोग एचआईवी एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम क्या होता है, तो एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे होता है, या शरीर में वायरस के विरुद्ध बने एंटीबॉडी का पता लगाता है। एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है, या एसआईवी वायरस है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया कब जाता है, तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में परावर्तित होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, या गले के श्वास नली के पास स्थित होती है, या थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरॉक्सिन शरीर की वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, या विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा मानी जाती है। पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम नामक कवक से होता है। इसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में किया जाता है। एडवर्ड जेनर जो दिया चेचक के टीके की खोज की थी। लुईस पॉस्चर ने पौष्टिकरण सिद्धांत दिया। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपसे पूछा है कि ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैसों में ध्वनि की चाल पर तापमान और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। माध्यम के घनत्व में परिवर्तन से भी ध्वनि की चाल पर प्रभावित होती है। सामान्य परिस्थितियों में दाब का ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि ठोस में सबसे तेज और गैसों में सबसे धीमी चलती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती। इको ध्वनि का परावर्तन होता। सोनार जो है ध्वनि तरंगों पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा, यानी कि गलत विकल्प आपको छांटना है। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, या एकदम सही है। टिटनेस जीवाणुओं से होता है, या भी सही है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, या भी सही है। खसरा जीवाणु दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। खसरा का कारण जो होता है खसरा वायरस होता है, मीजल्स वायरस होता है, ना कि जीवाणु। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, यह गलत विकल्प है। खसरा का कारण खसरा वायरस है, मीजल्स वायरस। विकल्प में इसे जीवाणु से जोड़ा गया, जो गलत है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। टिटनेस जो है जीवाणु क्लस्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है, या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, तो वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं वो है पोलियो, खसरा, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। जीवाणु से होने वाले रोग जो है टाइफाइड, टिटनेस, क्षय रोग,
हैजा है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, अमीबाइसिस नींद की बीमारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आपसे पूछा है कि शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो यस लिख दीजिए, नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 कैरेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना माना जाता है। इसमें लगभग 99.9% सोना होता है। आभूषण बनाने में सामान्यतः 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना अधिक मुलायम होता है। गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या, तो अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। गोल्ड का रासायनिक प्रतीक जो होता है AU होता है। हॉलमार्क शुद्धता का प्रमाण होता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। आपसे पूछा है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र में यानी कि किडनी में। किडनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क रक्त को छानकर अशुद्धियां बाहर निकालता है या शरीर में जल और लवण संतुलन बनाए रखता है। वक्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वक्र में होती है। मानव शरीर में 2 वक्र होते हैं। डायलिसिस का उपयोग किडनी फेलियर में किया जाता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपसे पूछा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्लाइडेन और शॉन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और शॉन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। सेल जो होता है जीवन की मूल इकाई है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका देखी थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का साइंस जीके प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही रोज साइंस, जीके, जीएस और रेलवे एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। धन्यवाद।